जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ महिमा। मैं आपको साइंस पढ़ाने के लिए यहाँ आई हुई हूँ, जिसमें मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का साइंस पढ़ाती हूँ। जिसको भी बेसिक्स अपना बहुत मजबूत करना है और बहुत अच्छे से साइंस को तैयार करना है, वह मेरे साथ जुड़ सकता है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लास 10 के चैप्टर 1 के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जिसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? ऐसे सभी परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं, वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या परिवर्तन होते हैं। पहले इसको उदाहरण देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। हमने देखे थे जैसे दही का जमना, मैग्नीशियम रेवन का जलना, दूध का फटना, अंगूर में किण्वन लगना, बर्फ का पिघलना, बहुत सारे हमने देखे थे। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हमने देखा था कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, और उसमें से गैस का उत्सर्जन भी होता है। ये हो गए, हमने परिवर्तन देख लिए थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उत्पाद, प्रोडक्ट और अभिकारक रिएक्टेंट। ठीक। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा था कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं जो प्रक्रिया में शामिल हो रहे होते हैं, जिनसे कोई उत्पाद का निर्माण होता है। जो प्रक्रिया कर रहे होते हैं वह अभिकारक होते हैं, और जो हमें उस क्रिया के फलस्वरूप मिलता है, रिजल्ट जो होता है, वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है। ये हमने कल के लेक्चर में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो कि आपको मेरे ख्याल से उस लेक्चर में ही याद हो जाना चाहिए। इतना अच्छे से मैंने रिपीट कर करके पढ़ाया हुआ है उसको। अब देखते हैं आज का लेक्चर, जिसमें रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है। अब देखो, जो भी ये होते हैं समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस, उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने केमिकल इक्वेशंस क्यों बनाए? हम वैसे भी वो तो बता सकते थे कि भैया ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, ये हुआ मिला और ये बन गया। ये अपन थ्योरिकल भी तो लिख सकते हैं। जैसे कल हमने मैग्नीशियम रेवन का क्रियाकलाप पढ़ा था बुक में, वो पूरा थ्योरिकल लिखा हुआ है। अब हम इसको थ्योरिकल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना टाइम बचाना था, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस कितने सारे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस अपनी आम जिंदगी में कितने होते हैं, उनको हमको व्यक्त करने के लिए कितना हम थ्योरिकल लिखते हैं। इसलिए हमने उसको एक समीकरण के थ्रू में संभाल लिया। और कैसे समीकरण बनाए कि जितने भी तत्व होते हैं उनके प्रतीक, उनके सिंबल, उनके चिन्ह से उन्हें दर्शाया। और बहुत सारे सूत्र भी होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया, जल का सूत्र हो गया, है ना। और तत्वों के जो चिन्ह और प्रतीक होते हैं, वो आप मानिए कि सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है। इस तरह से ये उसके तत्वों के चिन्ह होते हैं, जिनके थ्रू अपन क्या बनाते हैं? एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, रासायनिक सूत्र बनाते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है केमिकल, कल जो हमने वो पूरा अपना ध्यान लगाया था, पूरा पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वो केमिकल रिएक्शन जब हम समझ लेते हैं क्या होता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको बताने के लिए कि कैसे क्या हुआ है, क्या करना है, उसके लिए हम रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण का यूज़ करते हैं, उसको बताने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, उनके तत्वों के चिन्हों से या उनके सूत्रों से बता दोगे। ठीक। अब उसमें बोला है कि अभिकारक और उत्पादों को, अभिकारक और उत्पाद क्या हो जाता है? जो बन रहा है और जो मिल रहा है। अभिकारक जो होता है, रिएक्टेंट जो होता है, वो हमेशा किधर लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट जो होता है, जब भी हम इक्वेशन अभी लिखेंगे, मैं बताऊंगी, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं? उनके जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है
आपने पढ़ा हुआ है भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। इनको हमें प्रदर्शित करना है उस जो भी हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये ठोस का क्या मानेंगे हम, ठोस सॉलिड होती है उसको एस से, ठीक। इसी तरह से जो लिक्विड होता है, द्रव होता है उसको एल से, जो गैस होता है गैसीय अवस्था में होता है उसको जी से, और जो उसमें होता है जलीय अवस्था में होता है एक्वा में होता है उसको ए क्यू से, ठीक है। ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे। जब हम उसको इक्वेशंस को लिखने लगेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और स्मूथली क्लियर होने लगेंगे। एक बार उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर जब आप उसको करेंगे ना और उसमें आप लिखा पाएंगे, जैसे आप अपनी बुक भी उठाएंगे ना तो बुक में जब भी केमिकल इक्वेशन लिखा है ना तो प्रतीकों के आगे ना जो ये सोडियम वगैरह का प्रतीक लिखे उनके आगे कहीं एस लिखा है, कहीं एल लिखा है, कहीं जी लिखा है, तो आप उसका मतलब समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी ये थ्योरी समझ लेंगे तो आपको वो उसका कारण बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे से दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि केमिकल इक्वेशन तो हमने बता दी, लेकिन हम केमिकल इक्वेशन में जब केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं थ्योरिकल तो हम उसमें बताते हैं इसमें ताप अधिक दिया या ताप कम किया, दाब बढ़ाया, दाब कम किया। लेकिन इसमें इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे इसको, इनके प्रतीक के हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे हम, तो उसके लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर की साइड एरो कर दिया तो ताप अधिक है, नीचे की साइड कर दिया तो ताप कम है। इसको भी हम जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो यूज़ करके बताएंगे, तब मैं इसको दोबारा से आपको और अच्छे से समझाऊंगी तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं अपन कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभी ये रासायनिक समीकरण क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको थ्योरिकली समझाया है, ठीक। तो इसके बाद हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित करना, इसको हम केमिकल इक्वेशन में ही संतुलित करेंगे। केमिकल इक्वेशन लिखी हुई होगी उसको संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करना है, ठीक है। अब उसको संतुलित करने के लिए पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण में क्या नियम है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो भी द्रव्यमान है वो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। अब द्रव्यमान कैसे अपन करते हैं, परमाणु संख्या से। तो अब इसमें जब हम ये याद रखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश, ठीक। तो जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमको ये डाउट नहीं होगा कि अरे हमने इसको इसका दे दिया, इसको इतना बढ़ा दिया, इसको इतना कम कर दिया तो क्या केमिकल रिएक्शन खराब हो जाएगा, जो ये तो ज़्यादा कम हम अपने मन से कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। अब मैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, सीधा सीधा सिखा सकती हूँ आराम से, कि इसको ऐसा दे दिया, बहुत ईजी है, बहुत स्मूथली जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन इसके लिए हमको इसका थ्योरी इसलिए पढ़ना पड़ेगी कि हमें बेसिक तो मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे इसको ज़्यादा कम कैसे कर दिया। बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा कम तो चीज़ें करना पड़ती हैं, लेकिन कोई पूछ ले कि भैया तुमने ऐसे कैसे कर दिया अपने मन से, तो आपके पास आंसर तो होना चाहिए कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश। अगर हम इसमें ज़्यादा कम ये द्रव्यमान परमाणु संख्या को इसमें हमें ज़्यादा कम करना पड़ता है, तो अगर हम इसको ज़्यादा कम भी कर रहे हैं तो इससे इस केमिकल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। अब आते हैं कि रासायनिक अभिकारक के पहले, रासायनिक अभिकारक, ये अभिकारक नहीं था, ये अभिक्रिया थी। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके उत्पाद, एक मिनट, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक के पहले एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अभिकारक केमिकल इक्वेशन का लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद का लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। अब उत्पाद और अभिकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम जब दोनों की परमाणु संख्या देखेंगे
ठीक है। तो वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब वो दोनों बराबर हो जाती है तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अब इसलिए मैंने कल आपको अभिकारक और उत्पाद बहुत अच्छे से बताए थे, 2-3 बार बताए थे कि आप आराम से उसको समझ जाए, एग्जाम्पल देकर समझाए थे। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो फर्स्ट वीडियो देख ले, तो उसे अभिकारक और उत्पाद को बहुत अच्छे से समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ये हो गया। अब हमने ये सीख लिया कि हमको केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हमको केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना है। ठीक, ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ा। अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, वो मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपको ये जो कुछ केमिकल इक्वेशंस है उनको बैलेंस करना सिखाती हूँ। ये केमिकल इक्वेशंस लिखी इक्वेशन वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें हम देख लेते हैं इनकी परमाणु संख्या है। ये जो होगा ये अभिकारक होगा, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, अभिकारक, और हमें इससे मिलके क्या मिला है, ये उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। देखो अब हम इसमें देखेंगे परमाणु संख्या। पहले हम जिंक की देख लेते हैं। जिंक की कितनी है, 1। ठीक, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देती हूँ। ठीक, अब हम इधर, ये तो हो गया एक पार्ट। अब प्लस इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन की कितनी है, 2। जो इधर नीचे लिखी रहती है उसे परमाणु संख्या बोलते हैं और उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये इसमें सल्फर की 1, ऑक्सीजन की 4। इस तरह से हमें अलग अलग करके लिख लेना है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड चलेंगे। तो इधर जिंक की कितनी परमाणु संख्या है, 1। ठीक, सल्फर की कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 4, और इस साइड का देखेंगे तो ये हाइड्रोजन की कितनी है, 2। ठीक, दिख रहा है, मार्कर थोड़ा परेशान कर रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं करना हमको, बस ये देखना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। इसमें सिर्फ इतना सा फैक्ट रहता है कि जो 2 छोटे बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा मेरे पास कम, तेरे पास ज़्यादा मेरे पास कम। तो हम बड़े होते हैं, हम जाके क्या करते हैं कि भैया तू हमारी भी ले ले, तुम बराबर ले लो दोनों। ठीक, सेम इसमें करना है। ये लोग लड़ रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद लड़ रहे हैं, भैया तेरे पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, ये है वो है, तो हम इनको बराबर कर देते हैं। और बराबर करने में कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा देने में किसी को, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो वो बढ़ता है ना तो घटता है। ठीक है, ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। तो हम इसमें बढ़ा दें घटा दें, कोई मतलब उसका अर्थ कुछ भी नहीं है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा रासायनिक अभिक्रिया पे। इसलिए अब हम बस देखते हैं कि जिंक का कितना है, 1। इधर साइड देखो, राइट हैंड साइड, जिंक कितना है, 1। भाई बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। इधर कितने हैं, 2, ये भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब इसमें हमें जरूरत पड़ी, अब हम देखते हैं किसी बच्चे के पास जाके कि भैया तेरे पास भी 2 एप्पल हैं, उसके पास भी 2 एप्पल हैं, अब इसमें क्या लड़ाई, ये तो बराबर ही है ना, तो ये संतुलित ही है ना, इसको संतुलित करने की जरूरत क्या। हाँ, अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाते तो दिक्कत आती, तो फिर हम इसको 1 देते, है ना। चलो ये तो बैलेंस था, तो हमें इसे बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब इसे देखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका पूरा हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल था,
जिंक सल्फेट वगैरह सब पूरा बैलेंस हो गया। अब हम ये देखते हैं, ये जो है HNO3 कैल्शियम, ये पूरा हमें अनबैलेंस्ड दिया है, इसको हमको बैलेंस करना है इक्वेशन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है इस साइड, 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक। अब इधर देखते हैं कैल्शियम कितना है 1। अब ये क्या हॉल्टोइस में दिया है। हॉल्टोइस में जब भी होता है तो जो बाहर होता है ना उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो उसको 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का भी 2, ठीक। ऐसे ही आगे चलेंगे तो ये कैल्शियम का 1, ठीक, कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन का, क्योंकि ये ऑल्टोइज में नाइट्रोजन का 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 1 में, तो 2 ही, O के 3 परमाणु है, बाहर वोल्टोइज में 2 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन में 6। फिर इधर जाएंगे, इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब देखें, देखो हाइड्रोजन कितना है 1 है, इस साइड अपन 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, ये हमारा क्या है LHS, ये हमारा RHS, ठीक है। अब LHS में हाइड्रोजन कितना है 1, और इस साइड भी देखेंगे इसमें कितना है 2, तो 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए, ठीक। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर तो है नहीं, इधर है 2, मतलब इधर 3 है, इधर 2 ही है, ठीक है। अब नाइट्रोजन देखते हैं, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, ये तो 1 हो गया LHS में, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक। अब ऑक्सीजन के देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 3 2 5, इधर ऑक्सीजन कितने 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, तो इसको हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम कि HNO3 तो हाइड्रोजन को हमको कितना करना है, यह 3 है, वहाँ 2 ही है, ठीक है। तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे इधर, ठीक है, ऐसे देखो 2 लिख देंगे, 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे 2NO3 प्लस, इसको ऐसे रहने क्योंकि कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बराबर है, ऑक्सीजन 2 है और वहाँ पे 1 ही है, तो इसका उधर, ठीक है, इसका ये बराबर करना है ना हमको, ठीक है। अरे यार ये इसको 3 प्लस, आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया है। देखिए इसका जो ये वाला पार्ट था सेक्शन A, इसके A से मिलाते हैं, ठीक है। इसको मान लो A, इसको मान लो A, ठीक, इसको मान लो B, इसको मान लो B, ठीक। अब हम A को A से मिलाएंगे, B को B से मिलाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, N 1 है पर N 2 है, O3 है बट O 6 है। तो हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे 2, ठीक। अब इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई करने हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, N2 हो जाएंगे, यहाँ पे N2 है तो N2 बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 थे, वहाँ पे 6 है, 2 का गुणा करने पे यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही देखेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम इधर तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 है, ऑक्सीजन को इक्वल करना है हमको, तो यहाँ पे जिसके पास कम होगा उसको देंगे ना, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आगे लिख देते हैं ऐसे 2 करके। ठीक, समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम कल फिर इसको करेंगे। कल और सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।